students, so in this video we'll discuss chapter number 12, living longer and healthier life. Students, in this video we'll discuss about the clinical thermometer, stethoscope, microscope, machines that can look inside your body. क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, स्टेथोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, किसने डेवलप किया है, इनके यूजेस क्या हैं, वो मशीन कौन सी है जो हमारे बॉडी के अंदर देख पाती हैं, सर्जरी एंड एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक सर्जरी कैसे होती है, क्या है, एनेस्थीसिया क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है, वैक्सीनेशन, पॉस्चराइजेशन एंड एंटीसेप्टिक. So students, we all want to live a very healthy life, but for living a healthy life, we require various things. We require clean environment, nutritious healthy food. We also need good medical care. आपको लॉन्ग लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, तो आपको क्लीन एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट की रिक्वायरमेंट होगी और अच्छी मेडिकल केयर की भी रिक्वायरमेंट होगी. बच्चा, what happened a long back, before the people were not able to understand the diseases. If they are not able to understand the diseases, how they can cure them? It was very huge problem that time. पहले, जब बहुत पहले की हम बात करें तो पहले के ज़माने में लोग बीमारियों को समझ ही नहीं पाते थे. बीमारियों को अगर वो नहीं समझ पा रहे तो क्या वो उसका इलाज ढूंढ पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है. दे वर थिंकिंग लाइक कि ये जो भी कुछ बीमारी किसी पर्सन को हुई है, ये भगवान ने पाप दिया, इट्स अ कर्स ऑफ गॉड. ओके, बट टुडे ड्यू टू ट्रमेंडस प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस, बट आज हमारे पास मॉडर्न मशीन है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, तो हम डिसीज़ेज़ को समझ पाते हैं, डिसीज़ेज़ क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न है. जब हम डिसीज़ेज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम उसके लिए क्योर, मेडिसिन्स, वैक्सीनेशन फाइंड कर पाते हैं. जैसे अभी आप लोगों ने देखा लॉकडाउन, कोरोना कैसे काम करता है बॉडी के अंदर. जब हम कोरोना को पूरी तरह समझ गए तो हमने उसके लिए क्या बनाया? वैक्सीनेशन. सेवरल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिंग डिसीज़ हैव बीन डेवलप. बहुत सारी मेथड्स डेवलप हो गई हैं जो डायग्नोस कर पाती हैं डिसीज़ेज़ को. थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन आर नाउ अवेलेबल. आज हर चीज़ की मेडिसिन अवेलेबल है नियर बाय एरिया में, मार्केट में. एंड मोर आर बीइंग डेवलप टू ट्रीट डिफरेंट डिसीजेज़. और बहुत डेवलप भी हो रही हैं डिसीजेज़ को क्योर करने के लिए. अभी भी हम लोग बोल रहे हैं ना कि जो बच्चों वाला वैक्सीन है कोरोना का, वो नहीं आया है, ठीक है, कहीं पर आ गया है. तो अभी भी बहुत कुछ है मेडिकल साइंस में करने के लिए. In this chapter we look some major development in the field of medical science. इसमें हम कुछ major development पढ़ेंगे मेडिकल साइंस के. First, clinical thermometer. So students, whenever you feel ill, your body will become warmer. और फिर जब आप मम्मी पापा को बोलते हो मम्मी ठीक नहीं लग रहा है, तो मम्मी पापा आपके फोरहेड को टच करते हैं कि वहाँ वार्म है कि नहीं है, ठीक है. बट आपके फोरहेड को जब वो टच करेंगे तो वो एग्जैक्ट आइडिया, एग्जैक्ट टेम्परेचर जान नहीं पाएंगे. सो फॉर गेटिंग करेक्ट आइडिया व्हाट वी रिक्वायर क्लिनिकल थर्मामीटर. सी, आप लोगों की मदर पे ऐसे करती होंगी ना, ऐसे फोरहेड टच करके देखती है जब आपको फीवर होता है. और ये ऐसे थर्मामीटर होता है जिससे हम हमारा टेम्परेचर चेक कर सकते हैं. So they measure the temperature of the body with the help of clinical thermometer. हम लोग clinical thermometer की हेल्प से क्या करते हैं बच्चा? अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हॉट और कोल्ड समथिंग. कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है, इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेम्परेचर का. टेम्परेचर इज़ अ मेजर. टेम्परेचर वो है कि आपको बताएगा कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. और इसको मेजर काहे में किया जाता है बच्चा? डिग्री सेल्सियस में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं, और इसको आप फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं. तो क्लिनिकल थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर होता है. टेम्परेचर क्या है? आप कितने हॉट हैं और कोल्ड हैं, या कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको मेजर करते हैं. टेम्परेचर उसका मेजरमेंट, ठीक है. अब आप मेजर दो चीज़ों में कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में. द क्लिनिकल थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट. किसने डेवलप किया था क्लिनिकल थर्मामीटर? गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट. डू रिमेंबर, ओके. नाउ स्टेथोस्कोप. जब भी आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ना, डॉक्टर इस तरीके से देखते हैं. ये जो उनके ईयर्स में लगा हुआ था, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है. इससे डॉक्टर क्या जानते हैं? आपकी हार्ट बीट. फिर यू आर इल, यू गो टू डॉक्टर. बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर हमको एग्जामाइन करता है, हमारी चेस्ट को, हमारे बैक को,
स्टेथोस्कोप चेस्ट पे भी लगाता है और बैक पार्ट में भी लगाता है. The doctor is able to listen to the sound of your heart and your breathing through this instrument. स्टेथोस्कोप की हेल्प से वो आपकी हार्ट बीट सुनता है, आपकी ब्रीदिंग को सुन पाता है. ठीक है. इट हेल्प्स देम टू फाइंड आउट what you are suffering from. इससे उनको पता चल जाता है कि आप किस डिसीज से सफ़र कर रहे हैं. The stethoscope was invented by French scientist called René Laennec. ठीक है. Who developed stethoscope? René Laennec. The stethoscope was invented by French scientist called René Laennec. Microscope magnifies tiny object and make it look much larger. जो बहुत टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैग्नीफाई करता है कि कौन? माइक्रोस्कोप, so that you can see them. It helps us to see something which are too small to see with naked eyes. हमको इस माइक्रोस्कोप उन चीज़ों को देखने में हेल्प करता है जो हम नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे. ठीक है. या अगर देख भी पाए तो वो हमको बहुत छोटा दिखेगा. The first microscope was probably invented by जो first microscope था who invented or made the first microscope? Zacharias Janssen. Who made it better? Zacharias Janssen. The first microscope was probably made by probably का मतलब होता है शायद, made by Zacharias Janssen. When? In 1950 1590 में जकारियस जैनसन ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया. ही वॉज अ स्पेक्टिकल मेकर इन हॉलैंड. वो स्पेक्टिकल मेकर थे. स्पेक्टिकल बोले तो स्पेक्स जो हम पहनते हैं ना, चश्मे गॉगल्स नहीं बच्चे, स्पेक्स. ठीक है. स्पेक्टिकल मेकर थे हॉलैंड में. सेवरल साइंटिस्ट हेल्प टू इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप. फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने और काम किया और माइक्रोस्कोप को बहुत इम्प्रूव्ड बना दिया. द माइक्रोस्कोप कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली मेडिसिन डेवलपमेंट. विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट वर एबल टू सी द फर्स्ट टाइम द जर्म्स दैट कॉजेज डिसीज़. ये माइक्रोस्कोप ही था जिसकी हेल्प से डॉक्टर्स ने जर्म्स को देखा जो डिसीज़ कॉज करते हैं. Over the year, they have been able to identify germs. वो जर्म्स को आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा जर्म किस डिसीज़ को देता है. इट दैन बिकम पॉसिबल टू फाइंड द मेडिसिन. पहले आप जर्म्स को देखेंगे, जर्म्स को जानेंगे, फिर आप क्या बनाएंगे उसके लिए? मेडिसिन. ठीक है. फॉर किलिंग दैट और दोस जर्म्स. टुडे डॉक्टर एग्जामाइन द ब्लड और यूरिन. हमारे डॉक्टर्स हमारे ब्लड को, हमारी यूरिन को, किसी भी पेशेंट के ब्लड को, यूरिन को जब आप एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको उसमें जर्म्स दिख जाते हैं. दिस हेल्प देम. फिर डॉक्टर को पता चल जाता है कि आप किस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं. बच्चा ये ई कोली बैक्टीरिया है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा गया. ये क्या कॉज करता है? डायरिया. ठीक है. हाँ, तो क्या पता चल जाएगा माइक्रोस्कोप से ब्लड और यूरिन को देखने के बाद कि आप किस डिसीज से सफ़र कर रहे हैं. मशीन्स दैट कैन लुक इनसाइड योर बॉडी. वो मशीनें जो हमारे बॉडी के अंदर देख सकती हैं. सेवरल न्यू मशीन्स हैव बीन डेवलप. बहुत सारी न्यू मशीन्स डेवलप हुई हैं विच कैन लुक इनसाइड योर बॉडी एंड प्रोड्यूस पिक्चर ऑफ इट. एक्सरे मशीन कैन टेक पिक्चर्स ऑफ इनसाइड ऑफ अ पर्सनस बॉडी. एक्सरे से आप इनसाइड देख सकते हैं कौन सी बोन है, किस बोन में फ्रैक्चर हुआ है, किस बोन को कोई प्रॉब्लम हुई है. स्कैनर प्रोड्यूस पिक्चर्स विच शो मोर डिटेल्स दैन एक्सरे. स्कैनर एक्सरे से थोड़ी ज़्यादा डिटेल देता है. द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर्स अवेलेबल आर अल्ट्रासाउंड, कैट, MRI. देखो पहले एक्सरे से आप बोन्स को जान सकते हो. ठीक है. फिर एक्सरे का एनहांस, एक्सरे को थोड़ा सा और ऊपर हमने डेवलप किया तो हमको क्या मिला? स्कैनर. ठीक है. स्कैनर बहुत सारे टाइप्स में अवेलेबल है. MRI, कैट, अल्ट्रासाउंड. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, ये मशीन से डॉक्टर इमेज देख सकता है बोन की, इंटरनल ऑर्गन की, जिससे डिसीज़ का पता हमको चल जाता है कि कौन सा पेशेंट किस डिसीज़ से सफ़र कर रहा है. सर्जरी एंड एनेस्थीसिया.
Sometimes to treat the defective organ in the body, it is necessary to cut open the body and operate the organ. कई बार कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए हमको बॉडी को कट करना पड़ता है और फिर उस जो भी डिफेक्टिव ऑर्गन है उसको बाहर निकालना पड़ता है या उसको अंदर जाके सही करना पड़ता है. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? सर्जरी. थ्रू सर्जरी इट इज़ पॉसिबल टू रिपेयर द ऑर्गन एंड क्योर द डिसीज़. अगर आप सर्जरी की हेल्प से क्या कर सकते हैं? अपने ऑर्गन को रिपेयर कर सकते हैं, क्योर ठीक कर सकते हैं या किसी भी डिसीज़ को ठीक कर सकेंगे, ऑर्गन को ठीक कर पाएंगे. इन सम केसेस इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू रिप्लेस द ऑर्गन विथ अ हेल्दी वन. कई बार आज आप लोग सुनते हैं ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो वो सब कैसे पॉसिबल है? थ्रू सर्जरी ओनली. एक्सरे फोटोज़ ऑफ हैंड. इस तरीके से बोन, ये जो एक्सरे लेते हैं हम, तो उससे हमारी बोन्स आप इजीली देख पाएंगे. फिर ए मैन अंडर गोइंग इन MRI स्कैन. इस मशीन के अंदर क्या होता है बच्चा? MRI स्कैन. सर्जन कंडक्टिंग अ सर्जरी. सर्जन आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में देखी होगी ना, कैसे सर्जरी होती है, कट करते हैं, फिर जो भी डिफेक्टिव ऑर्गन है उसको निकाल लेते हैं. कई बार आपको वो लग जाती है, बुलेट लग जाती है, उसको निकालने के लिए भी सर्जरी करनी होती है. एंशियंट इंडियन टेक्स्ट मेंशन सर्जरी. एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में भी सर्जरी का मेंशन है कि एंशियंट इंडिया में भी सर्जरी होती थी. सर्जरी वॉज वेरी पेनफुल अर्लियर. पहले सर्जरी बहुत पेनफुल होती थी. क्यों पेनफुल होती थी? क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को अनकॉन्शियस नहीं करता था ऑपरेट करने के पहले, सो दैट दे डू नॉट फील पेन. अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा? अनकॉन्शियस कर देते हैं पेशेंट को. पर पहले एंशियंट सर्जरी जो वेरी पेनफुल थी, वो पेनफुल इसीलिए थी क्योंकि डॉक्टर आपको सर्जरी करने के पहले अनकॉन्शियस नहीं करता है, बेहोश नहीं कर देता है. पर अब तो डॉक्टर क्या करता है, जिस भी पेशेंट की सर्जरी होनी होती है उसको पहले ही क्या कर देता है? अनकॉन्शियस कर देता है, तो उसको पेन फील ही नहीं होता. डॉक्टर्स गिव द पेशेंट एनेस्थीसिया. डॉक्टर क्या दे देता है पेशेंट को? एनेस्थीसिया टू मेक देम अनकॉन्शियस. एक बार अगर आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में कट भी कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा. पता चलेगा जब एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है वो काम हो जाएगा. तो आज सर्जरी करने के पहले आपको क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया. क्लोरोफॉर्म वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ड्रग टू बी यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया. क्लोरोफॉर्म वो पहला ड्रग था जिसको एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया. द फर्स्ट ऑपरेशन यूजिंग क्लोरोफॉर्म एज एन एनेस्थेटिक वॉज परफॉर्म्ड ऑन 18 नवंबर 1847. 1847 में क्लोरोफॉर्म का यूज़ करके एक सर्जरी परफॉर्म की गई थी. 18 नवंबर 1847. एंटीबायोटिक. Bacteria are germs which spread several diseases such as tuberculosis, cholera, typhoid. Bacteria वो जम से बचा जो बहुत सारे डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं. 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड अ ड्रग कॉल्ड पेनिसिलिन. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक ड्रग डिस्कवर किया जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन. विच कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है. ही यूज्ड द ड्रग टू क्योर मेनी डिसीजेज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. फिर उन्होंने इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बहुत सारे डिसीजेस पे पेनिसिलिन को यूज़ किया. लेटर मेनी अदर सच ड्रग्स वर डिस्कवर्ड. बाद में बहुत सारे ऐसे डिस्कवर ड्रग्स हुए जिनको हमने क्या बोला बच्चा? एंटीबायोटिक. ठीक है, पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन जिसको डिस्कवर करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. फिर हमने बहुत सारे ऐसे ड्रग्स डेवलप किए. The discovery of antibiotic was an important milestone in the development of medicine. और जहाँ एंटीबायोटिक डेवलप हो गया वो एक माइलस्टोन था मेडिसिन डेवलपमेंट में. ये रहे हैं हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. Did you know वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिसीज टुडे इज एड्स. बच्चा आज हम बात करें ड्रेडेड डिसीज़ की तो करंट में तो कोरोना है, पर इसके पहले बच्चा एड्स हुआ करता था कॉज्ड बाय वायरस. जैसे कोरोना वायरस से कॉज होता है वैसे एड्स भी वायरस से कॉज होता था. एक जर्म ही है वो, नोन एज HIV. अ लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइंड वैक्सीन अगेंस्ट एड. बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि एड्स का भी वैक्सीनेशन बन जाए, पर अभी तक इसका कोई इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं बना है. ठीक है, कोरोना का तो बन गया है. वैक्सीनेशन. मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक क्योर डिसीजेस.
बट वैक्सीन्स प्रिवेंट डिसीजेस फ्रॉम अकरिंग। अच्छा, मेडिसिन जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो आप आपकी बीमारी को, आपकी जो भी डिसीज़ है उसको ठीक करते हो, बट अगर आप वैक्सीनेटेड हो, वैक्सीनेशन लगा लेते हो, तो आप उस डिसीज़ को ही प्रिवेंट करते हो। आप अगर आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन ले लिया है पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, तो फिर वो आपको होगी ही नहीं। If a person is vaccinated against disease, her or his body develop ability to fight the germ that causes the disease। अगर आपको कोई वैक्सीनेशन लग गया है ना, तो आपकी बॉडी में उस जर्म से फाइट करने के लिए बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो तैयार हो जाती हैं और आपको वो डिसीज़ नहीं हो जाती हैं। जैसे हम लोगों को पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं ना बच्चों लोगों को, अगर वो पोलियो का ड्रॉप एक बार पी लेते हैं तो उसके बाद उनको कभी भी पोलियो नहीं होता है ना। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट पोलियो ड्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करती है। तो पोलियो भी क्या एक टाइप से वैक्सीनेशन है। अभी सबको कोरोना वैक्सीन लग जाएगा तो फिर चांसेस कोरोना होने के कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं। Vaccination which act against several diseases such as tuberculosis, cholera, tetanus। अच्छा, बहुत सारे वैक्सीन तो अवेलेबल हैं। किस किस के लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, कोलेरा के लिए, टेटनस के लिए, है ना। आप इनको लगा लेते हैं, फिर ये बीमारियां आपको नहीं होती हैं, डिसीजेज आपको नहीं होती हैं। द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड वॉज अगेंस्ट द ड्रेडेड डिसीज स्मॉल पॉक्स। जो पहली वैक्सीन डिस्कवर हुई थी वो किसके लिए अगेंस्ट में हुई थी? ड्रेडेड डिसीज स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में हुई थी, ठीक है। तो पहला वैक्सीन किसका आया था? स्मॉल पॉक्स का। दिस डिसीज वॉज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन 18th सेंचुरी। बच्चा 18th सेंचुरी 1701 से 1800 का जो टाइम था उसमें एक मेजर ड्रेडेड डिसीज थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। English doctor Edward Jenner observed that people who had mild disease called cowpox did not suffer from smallpox। बच्चा जो एडवर्ड जेनर थे उस टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि एक स्मॉल माइल्ड डिसीज़ है काउपॉक्स, जिसको काउपॉक्स हो जाता है उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। सो ही इंजेक्टेड काउपॉक्स जर्म इनटू द बॉडी ऑफ यंग बॉय। तो उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स का जो जर्म था वो किसी यंग बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। कब? 1796 में। अ फ्यू वीक लेटर ही इंजेक्टेड हिम विथ स्मॉल पॉक्स जर्म। फिर उसी बॉडी के अंदर उन्होंने किसकी जर्म को डाला? स्मॉल पॉक्स के जर्म को डाला। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। उस बच्चे को फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सपोज करो आप एक बच्चे हो, आपको मैंने किसको इंजेक्ट किया? काउपॉक्स। और काउपॉक्स को सिर्फ इसलिए इंजेक्ट किया बच्चा क्योंकि इतनी ड्रेडेड डिसीज़ नहीं थी, इससे डेथ नहीं होती, माइल्ड फीवर आ रहा था। जब आपको काउपॉक्स जर्म आपकी बॉडी में गया, मैंने उसके थोड़े टाइम के बाद आपको किसका जर्म डाला आपकी बॉडी में? स्मॉल पॉक्स का। पर वो स्मॉल पॉक्स का जो जर्म था वो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाया। ही सक्सेसफुली ट्राइड दिस मैथड ऑफ प्रिवेंटिंग स्मॉल पॉक्स ऑन अदर पीपल। फिर उन्होंने इसी मेथड से बहुत सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स होने से बचा लिया। एडवर्ड जेनर हैड डिस्कवर्ड अ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है किसने बनाया है? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। टुडे थैंक्स टू हिम स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड। हमको एडवर्ड जेनर को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि अब वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है। सिंस देन वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड अगेंस्ट मेनी डिसीज। और एडवर्ड जेनर के बाद बहुत सारे डिसीजेस का वैक्सीन बन गया, जैसे पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, कोलेरा, टिटनस। इन सब का वैक्सीन आपको बचपन में ही लग जाता है बच्चा, फिर आपको ये सारे डिसीजेस बड़े होकर नहीं होती हैं। अब हो सकता है आने वाले टाइम में कोरोना के लिए भी वैक्सीन आने लग जाएगा। अभी तो अवेलेबल नहीं है, जो बच्चे अंडर 18 हैं उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में जैसे ही आप छोटे छोटे बेबी होंगे आपको पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, कोलेरा, टेटनस तो लग ही जाता है। आने वाले टाइम में आने वाले बच्चों को क्या भी लग जाएगा? कोरोना का भी लग जाएगा। नेक्स्ट, पास्चराइजेशन। लुइस पास्चर अ फ्रेंचमैन स्टडीड द कॉजेज ऑफ डिसीज़। लुइस पास्चर एक फ्रेंचमैन है जिन्होंने किसकी स्टडी की बच्चा? डिसीज़ की। ही शोड दैट मेनी डिसीजेज आर कॉज्ड बाय टिनी जर्म्स। उन्होंने बताया कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, डिसीजेज हैं, वो तो बहुत छोटे छोटे जर्म्स देते हैं। दीज जर्म ऑल्सो कैरी डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और यही वो जर्म है जो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक डिसीज़ लेके जाते हैं। ही डिस्कवर्ड दैट हीट किल्स जर्म्स। उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि हीट से जर्म किल हो जाते हैं। मिल्क और वाटर कैन बी बॉइल्ड टू किल जर्म्स एंड प्रिवेंट डिसीजेस। मिल्क को, वाटर को बॉईल कर लें और जैसे ही आप उनको बॉईल कर लेंगे तो उसमें जो डिसीजेज़ हैं वो जो जर्म्स हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं वो मर जाएंगे।
द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स बाय बॉइलिंग फॉलोड बाय रिपीट कूलिंग, वो प्रोसेस जिसमें आप किसी भी मिल्क को, वाटर को बॉईल करते हो, फिर उसको ठंडा कर लेते हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? स्पेशली मिल्क को इसको बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। मिल्क को आप गर्म नहीं करेंगे ना बच्चा, बॉईल नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अपनी मम्मियों से पूछें कि मम्मी हम मिल्क को क्यों गर्म करते हैं? अगर मिल्क को गर्म नहीं करेंगे, हॉट नहीं करेंगे, बॉईल नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाता है बच्चा? ख़राब हो जाता है। तो हम उसको बॉईल कर लेते हैं तो सारे जर्म्स किल हो जाते हैं, और इसी मेथड को क्या बोलते हैं? पॉस्चराइजेशन। ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, जोसेफ लिस्टर, अ सर्जन lived about 150 years ago। जोसेफ लिस्टर थे बच्चा, सर्जन थे, वो 150 years ago रहते थे। At that time surgery was new and many patients died after operations due to infection the wound। बच्चा उस टाइम सर्जरी बहुत नई चीज़ थी और बहुत सारे पेशेंट की डेथ हो जाती थी, क्योंकि जो ऑपरेशन करने के बाद जो उनको वूंड होता था उसमें क्या होता था? इन्फेक्शन। सपोज करो आपने किसी की टमी काट कर ऑपरेशन किया है, तो वो ऑपरेशन थी उस टाइम तो वो पर्सन ठीक हो गया, उसकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, पर ये जो पर्टिकुलर जहाँ पर उसको कट लगाया था, इस वूंड में हो गया उसका इन्फेक्शन। ठीक है, इससे उसकी डेथ हो गई। तो बच्चा ये बहुत कॉमन था आज से पुराने टाइम में। लिस्टर ट्राइड सेवरल मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन विदाउट सक्सेस। लिस्टर ने बहुत सारी मेथड ट्राई की कि किसी तरीके से वो इन्फेक्शन को क्या कर पाए? कंट्रोल कर पाए। देन ही स्टडीज पॉस्चर फाइंडिंग अबाउट जर्म्स। फिर उन्होंने पॉस्चर की फाइंडिंग्स को पढ़ा, है ना, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। ही रियलाइज दैट जर्म कॉज द इन्फेक्शन इन द बाउंड एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द मेथड टू किल द जर्म। उन्होंने पॉस्चर की फाइंडिंग से बहुत कुछ सीखा, फिर वो मेथड्स की खोज में लग गया कि कौन सी मेथड जो जर्म को किल कर सकती है। ही ट्राइड अ केमिकल कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। उन्होंने किस केमिकल को ट्राई किया? कार्बोलिक एसिड। ही स्प्रेड कार्बोलिक एसिड इन द एयर, washed his hand, instrument and patient skin with it performing an operation। फिर उन्होंने क्या किया बच्चा? उस कार्बोलिक जो एसिड था उसको हर जगह स्प्रे कर दिया, उससे हैंड वॉश किए, इंस्ट्रूमेंट वॉश किए, पेशेंट की स्किन को वॉश किया, फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करा। द डेथ ड्यू टू इन्फेक्शन केम डाउन ड्रामेटिकली। और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया उसके बाद से डेथ बहुत कम हो गई। जोसेफ लिस्टर हैड डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीसेप्टिक chemical that kill the germ। What is antiseptic बच्चा? A chemical that kill the germ। What is antiseptic? A chemical that kills germs। Okay। तो बच्चा इस पिक्चर में बताया गया है कि जोसेफ लिस्टर कैसे कार्बोलिक स्प्रे को स्प्रे कर रहे हैं, और सच में बच्चा इससे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक फ़ायदा हुआ, जो डेथ थी बहुत कम हो गई। कीपिंग हेल्दी। नेक्स्ट टॉपिक, जर्म कॉज सेवरल डिसीज। जर्म से बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। मेनी डिसीजेज आर ऑल्सो कॉज्ड वी डू नॉट ईट। बहुत सारी डिसीज इस वजह से भी हो जाती है कि आप क्या नहीं करते हैं? अब प्रॉपर डाइट, क्योंकि आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते, इस वजह से भी आप डिसीजेज आपको हो जाती हैं। वी कैन रिमेन हेल्दी बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स। आप हेल्दी रह सकते हैं बहुत सिंपल रूल अडॉप्ट करके। ईट गुड न्यूट्रिशियस फूड्स। आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है जो आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें जिसकी ज़रूरत है। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें जिससे ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग नहीं हो पाएगी जर्म्स की। अपनी बॉडी को क्लीन रखें, डेली बाथ लें, वो भी सोप से। वॉश योर हैंड्स विथ सोप। हमेशा साबुन से अपने हाथ धोएं, और स्पेशली खाना खाने के पहले। गार्बेज ब्रीड जर्म्स एंड इंसेक्ट स्प्रेड। गार्बेज में जर्म्स ब्रीड करते हैं और इंसेक्ट स्प्रेड जर्म्स। और वो इंसेक्ट, जैसे सपोज करो यहाँ गार्बेज था, यहाँ बहुत सारे जर्म्स हो गए। अब एक हाउस फ्लाई यहाँ बैठा हो, फिर वही हाउस फ्लाई आपके खाने पे बैठ जाता है बच्चा, तो वो जर्म्स को कैरी करके ले जा रहा है और जर्म को वन प्लेस टू अनदर स्प्रेड कर रहा है। देयरफॉर ऑलवेज कीप गार्बेज कवर्ड। इसलिए आपके नियर बाय एरिया में अगर कोई गार्बेज हीप है तो उसको कवर करके रखें, घर में गार्बेज को कवर करके रखें। डिस्पोज इज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम उसका डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है, उसको एक्यूमुलेट ना होने दें। आप सबको एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है और वो डिसीजेस से फाइट कर पाती है। अगर आपको अनवेल लगे तो आपको फट से डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर फाइंड करेगा कि आपको कौन सी डिसीज़ हो रही है, आप किससे सफ़र कर रहे हैं। फिर सम ऑफ द मेथड यू हैव रीड अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत सारी मेथड पढ़ी। थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप से वो करेगा, फिर आपको एंटीबायोटिक्स दे देगा। ही और शी विल गिव यू अ प्रॉपर मेडिसिन टू क्योर। फिर आपको प्रॉपर मेडिसिन मिल जाएगी जिससे आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।